हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो 12th क्लास की जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स उसका पार्ट 1 देखेंगे। तो देखो, मैंने अभी इसका जो प्लस 12th क्लास के जो चैप्टर हैं अभी स्टार्ट किए हैं, तो 1 बाय 1 हम सब चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को कम्प्लीटली। अब इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो, केमिकल काइनेटिक अपने जो 11th क्लास में है वो पढ़ा होता है क्या? केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। 11th क्लास में हमने पढ़ा होता है केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको एक बार ये समझाती हूँ कि हमने कोई भी ए रिएक्टेंट लिया है और उससे हमने बनाया है कोई भी बी प्रोडक्ट। ये हमने कोई भी रिएक्टेंट लिया है और इससे हमने बी कोई भी प्रोडक्ट बनाया है। तो दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो मैटर करती है कि इसकी स्पीड, और एक मैटर करता है कि ए से जब हमने बी बनाया ना तो ये बी कितना स्टेबल बना है, मतलब स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट जब ए से बी बनाते हैं तो वहाँ पे किसी भी रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे दो चीजें मैटर करेंगी। एक तो क्या कि जो हमने बनाया है वो कितना स्टेबल बना है, और एक जो हमने बी बनाया है वो कितना फास्ट बना है। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। अब मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लिया ए है, यहाँ से हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो बी है और एक सी है। कि बी तो हमारे पास क्या बना है, फास्टली बना है, कि जैसे ही हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो एकदम से हमें भी मिल गया। लेकिन सी क्या है, एक टाइम के बाद हमें मिला है, लेकिन सी क्या है, यहाँ पे स्टेबल है। तो ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस है। केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स हमें क्या बताएगी? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। और जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो क्या बताती है हमें? रेट ऑफ रिएक्शन, कि हाउ फास्ट इज रिएक्शन अकर। कि यहाँ पे हमें बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम काइनेटिक्स बोलेंगे। और केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है कि जहाँ पे हम ये देखें कि कौन से वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो स्टेबल है। इसको स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक्स को मतलब है कि कितना फास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वहाँ पे मिलेगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ, अगर हमें इसकी डेफिनेशन है वो नोट करनी हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? केमिकल काइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with rate of reaction। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी रिएक्शन है वो कितनी फास्ट हुई है, वो यहाँ पे हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा। तो यहाँ पे इसके सेकंड में आप लिख सकते हो कि इट टेल्स अस हाउ फास्ट ए रिएक्शन अकर, कि कितनी फास्ट है कोई रिएक्शन होगी। इसको स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है तो कितनी फास्टली हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो किसकी बात है? केमिकल काइनेटिक्स की। अब यहाँ पे हमने इतनी बार बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? तो अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं कि हमने ए से बी बनाया है, ए से बी बनाया है। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास ए था, ए से जैसे जैसे बी बनेगा ना तो वैसे वैसे ए की कंसंट्रेशन है। मान लिया मैंने ये 10 ml लिया था, कोई भी सॉल्यूशन है, या तो 10 मोल पर लीटर लिया था। कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है ये होती है। ठीक है, तो अगर हमने ये लिया था, जैसे जैसे मैं टाइम था यहाँ पे 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मान लिया हमने 2 सेकेंड बढ़ा या 4 सेकेंड बढ़ा, तो उस टाइम पे जब यहाँ पे हमें बी की कुछ अमाउंट मिली है, मान लिया हमने मिली 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट इतनी मिली है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि इस 10 में से ही कुछ कम हुआ होगा तभी तो वो वहाँ बना है। कि यहाँ पे जो बी बना है उसने वो कैसे बना है, यहाँ से ए की कुछ अमाउंट कम हुई होगी तभी वो बना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर बी 2 बना है ना तो वो बी 2 कैसे बना होगा कि यहाँ पे 10 में से 2 हमने सब्सट्रैक्ट किया और जो कितना बचा यहाँ पे 8 मोल पर लीटर। ऐसे अगर मान लिया हमने t4 सेकेंड पे देखा हमने, तो अगर इसकी अमाउंट कितनी है 4 मोल पर लीटर है
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी कि 10 में से 4 तो जा चुका जो ये बना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 मोल पर लीटर। तो इस चीज़ का वो बताना चाहिए कि क्या हो जब हम ए से बी मतलब किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो प्रोडक्ट की अमाउंट जितनी भी बनेगी वो कहाँ से आएगी, रिएक्टेंट से ही आएगी ना। तो वो अगर हम तब कंसंट्रेशन देखेंगे रिएक्टेंट की तो वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट वाली उसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो तो जा चुकी है, इतनी तो प्रोडक्ट में बदल चुका है। तो हमें एक बात थी। उसके बाद देखो ठीक है, तो उसके बाद तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, रेट कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है टाइम की रिस्पेक्ट में, जैसे हमने देखा। तो यहाँ पे अगर हमें इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो क्या लिखेंगे हम, द चेंज इन concentration of reactant and product with respect to time is called rate of reaction। कि कितना चेंज हुआ है एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ, उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इतना समझ आया आपको। उसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे देखो ए यहाँ से कम होएगा बी बनेगा, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रेट की टर्म में यहाँ पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो तो अगर हमें लिखना है कि मान लिया हमने पहले जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो कितनी थी, R0 थी इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम टी पे कितनी थी, टाइम टी कंसंट्रेशन वो मान ली हमने रिएक्टेंट की RT, और ऐसे ही प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी P0, और टाइम टी पे क्या आ जाएगी PT। ठीक है, उसके बाद टाइम यहाँ पे मान लिया हमने इनिशियल टाइम क्या लिया है T1, तो वो ये टाइम कितना हो जाएगा T2। इतना आपको पता चले। अब देखो मैंने रेट लिखा, ठीक है, तो वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा अपने, क्या चेंज इन, जो हमने डेफिनेशन से भी देखा, इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने देखा है। हमने माना रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी R0, फाइनल थी RT टाइम टी पे, ऐसे ही प्रोडक्ट की P0 और इस टाइम टी पे थी PT। तो अगर हमने यहाँ पे देखना है अलग अलग उस पर मेजर करते हैं ना, हम उसी को बोलते हैं रेट रिएक्शन का, कि अलग अलग टाइम पे हम उसको मेजर करके देखें। ये चीज़ हुई हमारी। अब हम अलग अलग केस में लिखेंगे, देखो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हमने मान लिया मैंने लिखना है क्या, अब देखो यहाँ पे ए क्या हुआ है, खत्म हो जाएगा, बी बनेगा। तो यहाँ पे हम अगर रिएक्टेंट की केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ऐसा क्यों लिखा हमने, डिसअपीयरेंस क्यों लिखा, क्योंकि ए से बी बनेगा तो ए तो कम ही होएगा ना, ए खत्म होता जाएगा बी बनता जाएगा। तो यहाँ पे ए खत्म हुआ है, इसीलिए हम इसके रेट के आगे क्या लिखते हैं, माइनस। ए कंज्यूम हुआ ना रिएक्शन के दौरान, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस। तो डी किसके लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए, तो टी, या तो अगर डेल की फॉर्म में लिखना है तो माइनस ऑफ डेल ऑफ ए बाई डेल टी। अब देखो किसी भी हमने डेल टी लिख दिया, डेल लिख दिया, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये तो हमने लिख दिया। लेकिन अगर इसी को हमने इसकी फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कि माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है डेल ए मीन्स जो कंसंट्रेशन टाइम टी पे रही होगी उसमें से हम इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करें, वही तो आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, कि जो पहले कंसंट्रेशन थी उसके बाद जो टाइम टी पे कंसंट्रेशन हुई है, जब टाइम टी वाले में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। ऐसे ही क्या आएगा, टाइम आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये क्या था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका ये आएगा, ये तो था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अगर इसी की फॉर्म में हमें क्या लिखना हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि बी बना है ना, ये बना है, ये खत्म हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको मिला के लिखें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, वो क्या आ जाएगा कि डेल पी बाई
डेल टी। इसके आगे माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बना है रिएक्शन में, कंज्यूम नहीं हुआ है। तो अब ऐसे ही चेंज दिखाना है हमें, तो चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टाइम टी पे कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे ही टाइम क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ऐसे आपको ये अलग अलग टाइम पे इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो ये है वो मेजर कर सकते हो आप। रेट किसमें, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि केमिकल काइनेटिक्स होती है वो स्टडी ही रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। अब रेट क्या होता है कि टाइम के अनुसार कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। अब रिएक्टेंट के टर्म में पढ़ेंगे तो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में कंज्यूम होएगा तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना होता है। और अगर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है, बी प्रोडक्ट है वो बना है, तो हमें क्या लेना होता है, हमें क्या लिखना होता है वहाँ पे कि वो जो प्रोडक्ट बना है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमने लिख के भी दिखाना हो तो किसी भी, अगर देखो मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे 10 ml पानी था, टाइम टी के बाद 20 ml पानी हो गया, यहाँ पे टाइम 5 सेकंड पे इतना था और 10 सेकंड पे इतना हो गया। और अगर हमें यहाँ पे चेंज निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि 20 में से 10 गया, चेंज कितने का आया 10 ml का। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि जब प्रोडक्ट की टाइम टी पे ये कंसंट्रेशन थी, इनिशियल ये थी, तो जब हमने चेंज निकाला तो पी टी माइनस पी नोट किया। सेम चीज़ ही तो की है कि चेंज हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। तो ये तो था नॉर्मल बेसिक पार्ट की यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन हम अलग अलग टाइम पे करके देख रहे हैं। तो इसी रेट को अगर आपको कहीं पे भी मेंशन मिल जाए व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहीं पे आपने सारा कुछ है ये यही दिखाना है। तो यहाँ पे किसकी टर्म में हुआ ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, अलग अलग उस पे देखेंगे हम, कंडीशंस पे, अलग अलग टाइम पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो इसका प्लॉट बना के देखें हम, इसका प्लॉट बना के देखें किसका, देखो यहाँ पे हमने लिया टाइम, यहाँ पे हमने ली कंसंट्रेशन, ऐसे ही यहाँ पे हमने लिया टाइम, ये ली कंसंट्रेशन। तो ये किसकी फॉर्म में लिखा हमने, रिएक्टेंट की, और ये किसकी फॉर्म में लिखा हमने, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या देखा था कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज होएगी। तो पहले अगर इतनी थी तो बाद में टाइम के अनुसार है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जो हमने कंसंट्रेशन देखी थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट क्या था, इनिशियली प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो उसके बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने माना कंसंट्रेशन है, यहाँ पे पहले इसका देख लेते, कंसंट्रेशन है यहाँ पे हमने क्या माना कि पहले R1 थी, पहले यहाँ से लिखेंगे ना, पहले क्या थी इसकी कंसंट्रेशन R1 थी, उसके बाद हो गई R2। ऐसे ही जो ये था टाइम कितना था T1 और ये कितना टाइम था T2। तो यहाँ पे हमें जब रेट लिखना हो तो हम वो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। तो एक चीज थी, हमने माइनस साइन वहाँ पे देखा था कि ए की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, ऐसे समझा था ना हमने। अगर हम इसको दूसरे वे में समझना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना, इतना तो सबको पता है कि नेगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि R1 की अमाउंट है वो ज़्यादा है ना, R1 की अमाउंट ज़्यादा, और R2 की अमाउंट है वो कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ऐसे में क्या हुआ, हमें यहाँ से पता चला कि R1 है बड़ा किससे, R2 से। यही हमें पता चला कि जो R1 है R2 से बड़ा है, ये हमने पता चल लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट है, R से मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो T1 पे थी वो T2 से ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है T2 है, तो मतलब R1 बड़ा है R2 से। तो यहाँ पे अगर ये बड़ा हुआ ना तो यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी रेट की हमारी, और नेगेटिव कभी रेट हो नहीं सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी रिएक्टेंट की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें एक माइनस साइन है वो यहाँ पे इंक्लूड करना होता है, तो ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आप ऐसे इसके लिख के भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे एक स्लोप होएगा हमारा, और जिस स्लोप की वैल्यू ये वाली होएगी, ये R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। अब ऐसे यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम चीज करके देखेंगे कि मान लिया हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन थी P1 टाइम T1 पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन थी P2 टाइम T2 पे। सेम हमने वही करना जैसे हमने वहाँ पे किया था कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P मतलब प्रोडक्ट का, तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब टाइम T पे कितनी हुई P2 माइनस में P1, ऐसे ही
T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो ये P2 है ना, ये P1 से ज्यादा है, तो ये वाली जो वैल्यू है पहले ही पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे माइनस साइन निकालने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो इस बात से आप समझ सकते हो कि रेट है रिएक्शन का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या साइन लेके चलते हैं, पॉजिटिव साइन हमेशा नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, ताकि अगर जो रेट है वो नेगेटिव आएगा तो वो बाद में आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे आपने पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद है देखो कि यहाँ पे हमने ये लिखा कि ठीक है यहाँ पे माइनस लगाया तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो था एवरेज रेट। इसी के साथ साथ एक सेकंड टर्म इंक्लूड होती है यहाँ पे, सभी ने सुना होगा आपने, इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। वहाँ पे एवरेज रेट में क्या था कि अलग अलग टाइम पे हम उसकी जो कंसंट्रेशन मेजर करते हैं उसके बाद वहाँ पे रेट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है यहाँ पे कि वहाँ पे हमने देखा था कि पहले हमने 5 सेकंड पे देखा, उसके बाद टाइम 10 सेकंड पे देखा, उसके बाद हमने वहाँ पे एक एवरेज रेट निकाला था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं मेंशन कर दूँ कि T10 सेकंड पे ही बताना है हमें कितना रेट होगा। वहाँ पे तो रेट लिखेंगे तो हम 5 सेकंड 10 सेकंड के बीच का लिखेंगे कि दोनों का कंबाइन करके निकाल के लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे T10 सेकंड पे एग्जैक्ट, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ कि यहाँ पे मैंने लिखा टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम है 10, कंसंट्रेशन है 10 मोल, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, कि यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम बोले कि एट T2 जो हमारा रेट है वो क्या होगा, एट T2 रेट क्या होगा, इसको हम बोलते हैं क्या कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा हमारा, कि टाइम T2 पे ही बताना है, T1 का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। ऐसे हम इसको बता सकते होता है। अब हम देखते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन का जो रेट है हम कैसे लिखेंगे। तो देखो दो इक्वेशन के हेल्प से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। अगर हमें पे गिवन है 2HI, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2 और I2 ये हो जाएगा। तो इसका रेट लिखना है। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो उसका जो रिएक्टेंट का रेट होता है वो कम होता चला जाता है, तो इसलिए हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट का रेट है वो इंक्रीज होता चला जाता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने रेट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा HI बाई डेल T। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये था रिएक्टेंट का, इक्वल टू डेल ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल T। उसके बाद ये भी प्रोडक्ट में बना है, डेल ऑफ I2 बटे डेल T, तो यहाँ पे लगा माइनस। उसके बाद एक चीज इंक्लूड होती है इसमें, क्या चीज इंक्लूड होती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हमारे पास जो HI है इसके 2 मोल्स है और यहाँ से हमें H2 और I2 का 1-1 मोल मिला है, तो उसका इसका भी हमें 1 मोल चाहिए। इक्वेशन बैलेंसिंग हम तब मानेंगे कि मतलब एक समझने के लिए आपको ये लेके चलना है कि हम कोई भी इक्वेशन है वो तब स्टेबल मानेंगे जितने रिएक्टेंट हमने लिए उतने ही प्रोडक्ट हमें वहां से मिले। तो यहाँ पे हमें 2 मोल लेने से 1-1 मोल ही मिला है, तो इसको भी ये समझ सकते हैं आप। बस बाकी तो ये नियम होता है कि जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उससे हमें इसको डिवाइड करना होता है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको ये चीज़ें रटनी ना पड़े, भूल ना लगे आपको, तो यहाँ पे आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल से 1-1 मोल मिला है, तो हम इसका भी 1 मोल बनाएंगे। इसका 1 मोल कैसे बनेगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 लग जाता है। तो ऐसे आपको इसका जो रेट है, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऐसे आपको इसका लिखना है। वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें रेट लिखते समय एक लाइन अलग से मेंशन होती है कि यहाँ पे कि इसके जो भी कोफिशिएंट होंगे उसको हमें डिवाइड करना होगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लगा सकते हो कि क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल लेने से 1-1 मोल मिला है। तो यहाँ पे हम अपनी समझ के बेस पे ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पे अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसका भी 1 मोल हो गया, इसका भी 1, इसका भी 1, तो हमारी जो इक्वेशन है वो स्टेबल हो गई। ठीक है, ये था। दूसरी बात आप देख सकते हो, अलग अलग रिएक्शन का देख सकते हो आप। जैसे हमने लिया HG, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो HgCl2, तो इसका भी आप देखो, इसमें पहले इंक्लूड ही नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट ही नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा रेट क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइड बाई टाइम। ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाई टाइम,
ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट की साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन का लिख सकते हो ऐसे। और देखिए हम एक दो जैसे मैंने लिखा N2 प्लस में H2, फिर हमें मिला 2NH3। तो यहाँ पे भी हमें अगर इसका रेट लिखना हो, एवरेज रेट लिखना हो, तो क्या लिखेंगे हम, डेल ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल ऑफ T। तो अगर यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड है तो नेगेटिव, ऐसे ही माइनस ऑफ डेल ऑफ H2 डेल ऑफ T, ऐसे यहाँ पे डेल ऑफ NH3 और डेल ऑफ T। बात यहाँ पे 2 मोल्स है, इसका 1 मोल बनाने के लिए जैसे हमने पहले वाले में समझा था, वहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ताकि इसका भी 1 मोल मिल जाए। ऐसे हम किसी भी रिएक्शन का है वो जो रेट यहाँ पे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।